ऑनलाइन स्टूडेंट, जितने भी लाइव स्टूडेंट है बेटा ना, आप लोग ना अपने होमवर्क भेज दो, समझ रहे हो? वहीं पे सिर्फ लाइव क्लासेस करने से कुछ नहीं होगा। चलो खैर स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में कर लिया था परफेक्ट कंपटीशन 41 यार, जब 1 मिनट। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ओलिगोपॉली, है ना। तो हम लोग ओलिगोपॉली करने के लिए जा रहे हैं। और ओके, कौन सी ऐसी मार्केट है जिसको हम ओलिगोपॉली बोलेंगे? एक ऐसी मार्केट जहाँ पे फ्यू सेलर्स होंगे एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। एक ऐसी मार्केट जहाँ पे कुछ लिमिटेड सेलर होंगे एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे, तो ऐसी मार्केट को हम लोग बोलेंगे ओलिगोपॉली मार्केट, ठीक है ना यार। तो कितने बायर होंगे? कितने बायर तो अनलिमिटेड होंगे, और सेलर्स कितने होंगे? 15 से 20 के बीच में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, है ना। तो कौन से सेक्टर को मैम एग्जाम्पल में रख के हम इसको पढ़े? आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को आप ले सकते हो। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो हमारे वहाँ पे जो कार इंडस्ट्री है, ऑफ कोर्स हमारे वहाँ पे कुछ लिमिटेड सेलर ही हैं जो इस मार्केट में डील कर रहे हैं ना, और बायर कितने हैं? ऑफ कोर्स अनलिमिटेड बायर है ना। तो हम इसी का एग्जाम्पल लेंगे। अब ओलिगोपॉली की अगर मैं बात करूँ तो इन ओलिगोपॉली मार्केट हम कह सकते हैं कि कुछ फ्यू सेलर्स होंगे यहाँ पे, है ना, और वो क्या कर रहे होंगे? वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। लेकिन होमोजीनियस हम नहीं कह सकते, हम उनको कहेंगे डिफरेंशिएटेड। ऑफ कोर्स कार की अगर मैं बात करूँ और एक हैचबैक या सेडान कार का एग्जाम्पल लूँ, तो सभी के सेडान कार में ना 4 पहिए होंगे, 4 गेट होंगे यार, ऐसा ही तो होता है ना यार, है ना। तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो है वो है होमोजेनियस, बट ऑफ कोर्स सभी लोग ना अपने ब्रांड नेम के बेसिस पे उसको क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होंगे वो डिफ्रेंशिएटेड होंगे, सभी अलग अलग कंपनीज के अलग अलग उनके लोगो होंगे, उनके अलग अलग डिज़ाइन होंगे, और वो अपने डिज़ाइन को बेच रहे होंगे यार, है ना। तो है तो प्रोडक्ट होमोजीनियस, कार ऑफ कोर्स रोड पे चलेगी, और जो फील आपको हुंडई की कार में आ रहा है वही सेम आपको मजा मारुति सुजुकी में भी मिल जाएगा यार, है ना। तो इसका मतलब ये है कि सेम मज़े हैं, लेकिन प्रोडक्ट भी सेम टू सेम है, बट ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें अलग होंगी, थोड़ा बहुत डिज़ाइन अलग हो जाएगा, कंपनी के लोगो अलग है, कुछ फीचर्स थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, अदरवाइज मुझे तो सब एक ही लगता है यार, है ना। तो इसका मतलब ये है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के साथ हम मार्केट में बेच रहे होंगे, ठीक है। ये मार्केट में ना आपको एक खास चीज़ देखने को मिलती है, ये मार्केट में ना इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है मैम? इंटरडिपेंडेंसी का मतलब होता है कि अगर किसी एक फर्म ने कोई एक्शन लिया तो दूसरे फर्म भी वही लेंगे। अगर एक ने नया फीचर ऐड ऑन किया तो दूसरे फर्म्स भी नया फीचर को ऐड ऑन करेंगे, सेम फीचर को, ठीक है। किसी एक कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन को बदला तो सब बदलेंगे, किसी एक कंपनी ने हैचबैक लॉन्च करी तो सब लॉन्च करेंगे, किसी एक कंपनी ने कोई सेडान लॉन्च करी सब लॉन्च करेंगे, किसी एक कंपनी ने अगर एसयूवी लॉन्च करी तो सब लॉन्च करेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेक्टर में आपको देखने को मिलता है कि कोई एक फर्म जो भी मूवमेंट करती है, दूसरे फर्म्स भी वो मूवमेंट जरूर करेंगे, है ना। कोई एक नया फीचर ऐड ऑन करेंगे तो दूसरे भी करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये फर्म में क्या होती है? इंटरडिपेंडेंसी होती है। सभी फर्म एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इनफैक्ट इनके प्राइस भी सबके सेम सिमिलर ही होंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, कुछ एग्जाम्पल ले लेती हूँ यार। अगर मैं बात करती हूँ हैचबैक कार में, है ना, तो मारुति सुजुकी के पास भी बहुत सारे ब्रीजा वितारा करके है इनके पास, और टोयोटा के पास भी ऐसे ही सेम आपको मिल जाएंगे, आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, टाटा के पास ऐसे ही मिल जाएंगे, आपको महिंद्रा में भी मिल जाएंगे ऐसे। तो मतलब सेम सेगमेंट में इन्होंने सेम लेवल पे उनके प्राइस भी क्या होंगे? लगभग सेम टू सेम, है ना। अगर हम हैचबैक कार की बात करें तो, और अपर सेगमेंट पे हैचबैक कार की बात करते हैं तो 9 से लेके 15 लाख के बीच में आपको सभी कंपनीज कार ऑफर कर रही है। 9 से 15 के बीच में आपको अच्छी हैचबैक ये ऑफर कर रही है। तो इसका मतलब है सभी लोगों ने क्या कर रखे हैं? अपने गुड्स के प्राइस को सेम करके रखा हुआ है ना। कि मतलब इंटरडिपेंडेंसी का मतलब यही है कि एक फर्म जो काम कर रही है दूसरी फर्म भी वही सेम टू सेम काम करेगी, है ना। तो ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपको इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलती है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट, अमूल हो गए, पराग हो गया, नमस्ते इंडिया हो गया, और मदर डेयरी हो गया, तो ये सब कुछ फर्म्स ही हैं, फ्यू फर्म्स हैं इस मार्केट में।
किसी एक ने अगर मान लो फॉर एग्जांपल ना सॉल्टेड कर्ड लॉन्च करी तो सभी करना है, किसी एक ने ना दही मिष्टी लॉन्च करी तो सबने दही मिष्टी लॉन्च करनी है ना, किसी एक ने कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च किया तो सबने लॉन्च किया। तो इसका मतलब क्या है, ये मार्केट में इंटरडिपेंडेंसी। और प्राइस भी लगभग सबके सभी मिल्क के पैकेट्स के प्राइस भी क्या है, सेम है। कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा प्रोटीन एंड टोन मिल्क लॉन्च किया, सबने एक्स्ट्रा प्रोटीन टोन मिल्क लॉन्च कर दिया। किसी ने फुल क्रीम लॉन्च किया, सबने फुल क्रीम लॉन्च कर दिया। तो आप देख पा रहे हो ये सेक्टर में भी आपको इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिल जाती है ना। नॉन प्राइस कंपटीशन, यस ऑफ कोर्स ये मार्केट, वैसे देखो प्राइस कंपटीशन तो ऑफ कोर्स हर मार्केट में होता है, बट हम ये कहते हैं कि ये मार्केट में हम प्राइस कंपटीशन कम करते हैं यार। प्राइस कंपटीशन कम क्यों करते हैं, बिकॉज ये मार्केट में ना अगर हम प्राइस कंपटीशन करेंगे ना तो इसमें ना सेलर का अपना नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना यार। तो कहते हैं कि ये मार्केट में हम लोग प्राइस कंपटीशन नहीं करते हैं, हम सेलिंग प्राइस, हम एडवर्टीजमेंट करके या अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज देके हम ग्राहक को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये मार्केट में हम लोग बिल्कुल भी प्राइस कंपटीशन नहीं करते हैं। एक्चुअली है क्या ना, यहाँ पे जो इनका जो डिमांड कर्व बनता है, यहाँ पे जो इनका डिमांड कर्व बनता है वो किंग शेप डिमांड कर्व बनता है। अब किंग शेप में क्या होता है ना, यहाँ पे जो इनका डिमांड कर्व बनता है वो कुछ इस प्रकार का बनता है यार, इस प्रकार का बनता है। अब ये किंग शेप डिमांड कर्व बनता है और ये डिमांड कर्व में ऐसा होता है ना, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है ना। तो ये फर्म्स पता है मार्केट में नॉन प्राइस कंपटीशन पे गेम खेलती है, प्राइस कंपटीशन नहीं करती, ये आपस में प्राइस वॉर नहीं करती है, क्योंकि प्राइस वॉर करने से यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत आ जाती है मैम, एक्चुअली ये मार्केट में देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टील इंडस्ट्री का ले लो या ऑटोमोबाइल सेक्टर का एग्जांपल ले लो, मैं किसी भी एक सेक्टर का एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लो कोई एक कार कंपनी है, कार 1 कंपनी और कार 2 कंपनी है ना, ये 2 कंपनीज हैं। अब क्या है कि मान लो इनका कोई XYZ प्राइस है और इस XYZ प्राइस पे ये ग्राहक को क्या कर रहे हैं, कार ऑफर कर रहे हैं, है ना। अब अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी ने अपने गुड्स के प्राइस को गिराया, ये कंपनी ने अपने गुड्स के प्राइस को डिक्रीज़ किया, अगर डिक्रीज़ किया और इसका प्राइस हो गया कम, तो ऑफकोर्स कॉमन सेंस है कि अब हो गया क्या, अगर कार 1 कंपनी ने अपने गुड्स के प्राइस को गिरा दिया, कम कर दिया, तो ये केस में मजबूरी में भाई अब इसके जो ग्राहक होंगे ना, कार 2 कंपनी के ग्राहक होंगे, वो किसकी तरफ मूव कर जाएंगे, कार 1 की तरफ मूव कर जाएंगे। क्यों कार 1 की तरफ मूव कर जाएंगे, क्योंकि ऑफकोर्स होमोजीनियस प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएट मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट है, बट ऑफकोर्स डिफरेंशिएटेड होते हैं लोगो एंड ब्रांड नेम एंड ब्रांड कलर के बेसिस पे। बट फिर भी अब यहाँ पे अगर इसने अपने प्राइस को गिराया तो वही प्रोडक्ट सेम टू सेम भाई कार 2 का महंगा मिल रहा है और कार 1 का सस्ता मिल रहा है, तो ऑफकोर्स ग्राहक किधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे। यार कार 2 वाली कंपनी को डर लगेगा, कार 2 वाली कंपनी को डर लगेगा, अरे यार मेरे ग्राहक तो कार 1 कंपनी के पास जा रहे हैं, इमीडिएटली ये भी अपने प्राइस को क्या कर देंगे, गिरा देंगे और कम कर देंगे। और जैसे इन्होंने कम किया तो ये सिचुएशन में क्या हो गया, अल्टीमेटली ना प्राइस ना सेम रेशियो पे पहुंच गया। अगर जस्ट एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लो से यहाँ पे प्राइस जो है वो 7 लाख रुपीज़ का है, इसने अपने प्राइस को गिरा के कितना कर दिया, 5 लाख रुपीज़ कर दिया। तो जब तक ये अपने प्राइस को, कार 2 कंपनी अपने प्राइस को नहीं गिरा रहा है, तब तक जो ग्राहक होंगे वो तो इसके पास चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही कार 2 कंपनी ने भी, इसके भी प्राइस कितने थे प्रोडक्ट के, सेम प्रोडक्ट के प्राइस इसके भी कितने के थे, 5 लाख रुपीज़ के थे, और इसने भी क्या किया, जैसे ही ये प्रोडक्ट के प्राइस को गिराया इमीडिएटली ये 7 लाख, सॉरी 7 लाख, तुरंत इसके भी इन्होंने भी 5 लाख कर दिया, इमीडिएटली इनके ग्राहक इनके पास, इनके ग्राहक इनके पास। तो अगर ये एक कंपनी अपने प्राइस को गिराती है तो दूसरी कंपनी भी अपने प्राइस को गिरा सकती है। तो ऑफकोर्स आप देखो ना, क्या डिमांड में मूवमेंट ज़्यादा हुआ या कम हुआ, कम हुआ ना। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ यहाँ पे जो डिमांड है वो क्या है, लेस इलास्टिक है। भाई जितने देर तक, जितने टाइम पीरियड में कार 2 कंपनी ने अपने प्राइस को नहीं गिराया, वो टाइम तक तो कार 2 ने अपने कस्टमर को लूज किया। जैसे कार 2 कंपनी ने अपने प्राइस को गिरा दिया, इमीडिएटली क्या हो गया, कार 2 कंपनी के ग्राहक उसके पास वापस आ गए। भाई यही तो 2 लाख का गैप था, 2 लाख का गैप मैटर करता है कस्टमर के लिए, कस्टमर कार 1 कंपनी के पास चले गए, कार 2 कंपनी ने भी अपने प्राइस इमीडिएटली गिरा दिए और अब सबके ग्राहक सबके पास है। बहुत कम टाइम पीरियड के लिए ग्राहक को इन्होंने लूज किया, उसके बाद वापस इनके ग्राहक इनके पास आ गए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ओलिगोपोली में जब एक कंपनी अपने प्राइस को गिराती है तो वहाँ पर डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है। सेम 5-7 लाख का प्रोडक्ट था कार 1 कंपनी का, 7 लाख का प्रोडक्ट था कार 1 कंपनी का और 7 लाख का प्रोडक्ट था कार 2 कंपनी का। अब हुआ क्या, कार 1 कंपनी ने क्या कर लिया, अपने प्राइस बढ़ा दिए, कार 1 ने अपने प्राइस बढ़ा दिए और बढ़ा के इन्होंने अपने प्राइस कर दिए 9 लाख। तो अभी इनके प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो गया, 9 लाख हो गया। कार 2 कंपनी, अभी कार 2 कंपनी की चॉइस है, वो बढ़ाए ना बढ़ाए, मेरी मर्जी में बढ़ाऊंगा, मेरी मर्जी में नहीं बढ़ाऊंगा यार। तो कार 2 कंपनी ने अपने गुड्स के प्राइस को नहीं बढ़ाया,
और अगर कार2 कंपनी ने अपने गुड्स के प्राइस को नहीं बढ़ाया तो ये केस में क्या होएगा भाई, इसके ग्राहक किसके पास चले जाएंगे, कार2 कंपनी के पास चले जाएंगे। और ये तो इसकी भाई देखो यहाँ तो मजबूरी हो गई, यहाँ पे तो मजबूरी हो गई प्राइस को गिराना, क्योंकि एक ने प्राइस गिरा दिए, बस प्राइस बढ़ाना हमारी मजबूरी नहीं है। तो कार1 ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस 7 लाख से 9 लाख कर दिए, इन्होंने प्राइस को बढ़ा दिया। कार कंपनी इसकी मर्जी ये करे या ना करे, अगर इसने नहीं किया तो यहाँ पे क्या होएगा, कार1 कंपनी अपने ग्राहक को खो देगी। तो इसका मतलब डिमांड क्या होगी, यहाँ पे इलास्टिक होगी, कह लो मोर इलास्टिक होगी। आई बात समझ में। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, जैसे एग्जाम्पल किसी प्राइस पी पे हम कोई क्वांटिटी क्यू कंज्यूम कर रहे थे, सॉरी ये एक सेट प्राइस है जिस पे इस मार्केट में माल को बेचा जा रहा है, ये एक सेट प्राइस है जिस पे इस मार्केट में माल को बेचा जा रहा है। अगर किसी कंपनी ने अपने प्राइस को बढ़ा दिया तो ऑफकोर्स उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो मूवमेंट कितना ज़्यादा है, प्राइस में मूवमेंट ज़्यादा सही है, लेकिन डिमांड में मूवमेंट देखो कितना ज़्यादा है ना ज़्यादा। और अगर किसी कंपनी ने अपने प्राइस को गिराया तो डिमांड में मूवमेंट कितना है, ऑफकोर्स कम है। क्यों कम है, क्योंकि ऐसा होता ना क्योंकि यहाँ पे जब ये प्राइस गिराएगी, इसने अपना प्राइस देखो कितना ज़्यादा गिराया, प्राइस अपना कितना ज़्यादा गिराया, बट डिमांड इसकी कितनी कम बढ़ी। भाई यहाँ से हम देखेंगे यार, ये इसका प्रिवेलिंग प्राइस था, अब यहाँ पे देखो डिमांड कितनी कम बढ़ी, इसलिए ना क्योंकि ये प्राइस गिराएगा तो थोड़ी डिमांड बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि नया जो कार2 कंपनी है ये क्या करेगा, इमीडिएटली ये भी तो अपने प्राइस को गिरा देगा ना, समझ रहे हो। फिर से समझो, मैं फिर से बताती है, आधों को तो ऊपर से चला गया। यहाँ पे देखो एक सेट प्राइस है, किसी प्राइस पी पे कोई क्वांटिटी क्यू सेल की जा रही है इस मार्केट में, ये इसका डिमांड कर्व है। अगर इस कंपनी ने अपने गुड्स के प्राइस को बढ़ाया तो प्राइस देखो कितना कम बढ़ा है, देख लो, दिख रहा है आप लोगों को, प्राइस जरा सा बढ़ा है लेकिन डिमांड में मूवमेंट कितना ज़्यादा आ गया। और अगर ये कंपनी ने अपने प्राइस को घटाया, कम किया, देखो कितना कम किया, इतना ज़्यादा गैप है, कम किया, लेकिन डिमांड कितनी बढ़ी, इतनी बढ़ी। क्यों, क्योंकि अगर प्राइस को ये बढ़ाएंगे तो दूसरी कंपनीज बाउंड नहीं है प्राइस को बढ़ाने के लिए, और वो अपने प्राइस को नहीं बढ़ाएंगी, तो अल्टीमेटली जिस कंपनी ने अपने प्राइस को बढ़ाया है वो अपने कस्टमर को खो देगी। और अगर प्राइस एक कंपनी ने गिराया तो दूसरी कंपनी क्या करेगी भाई, मजबूरी में वो भी अपने प्राइस को गिराएगी, क्योंकि भाई उसको भी अपने ग्राहक को खोना नहीं है, तो उसने अपने प्राइस गिरा दिया। तो प्राइस गिराने पे लेस इलास्टिक और प्राइस बढ़ाने पे हाई इलास्टिक। आई बात समझ में। जिस कंपनी ने प्राइस बढ़ाया है उसकी तो बैंड बच जाएगी यार, है ना। आपने प्राइस बढ़ा दिया, दूसरे फॉर्म मजबूर नहीं है, वो प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, और अगर वो प्राइस नहीं बढ़ाते तो फिर ये केस में क्या होएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और अगर प्राइस गिराया तो मजबूरी की बात है भाई, अगर सामने हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो प्राइस को गिरा रहा है, हमारे ग्राहक को तोड़ रहा है, तो ऑफकोर्स भैया हम भी तोड़ेंगे यार फिर, है ना, तो हम भी अपनी प्राइस को गिराएंगे। तो ये इस तरीके की मेंटालिटी के साथ यहाँ पे काम करते हैं। तो कहते हैं कि अल्टीमेटली फिर नुकसान किसका हो रहा है, सेलर का ही हो रहा है। प्राइस बढ़ाने पे भी सेलर अपने कस्टमर खो रहा है और प्राइस घटाने पे ग्राहक का फायदा हो रहा है, अल्टीमेटली सारे सेलर्स का नुकसान हो रहा है। तो ये मार्केट में ना ये इसीलिए प्राइस वॉर नहीं करते, ये मार्केट में ये इसीलिए प्राइस वॉर नहीं करते, है ना। एक सेट प्राइस होता है, एक सेट प्राइस होता है, और इसी सेट प्राइस पे ये क्या कर रहे होते हैं, ग्राहक को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और माल बेच रहे होते हैं ना। तो ये प्राइस है और इस पे ये क्वांटिटी ये सेल कर रहे होते हैं ना। बड़ा प्राइस तब नुकसान हो जाएगा, घटा प्राइस तब नुकसान हो जाएगा ना। प्राइस बढ़ाओगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, है ना। और अगर प्राइस को घटाओगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लेस देन 1 होगी। रीजन पता चल गया, क्यों, रीजन पता चला। और ये जो डिमांड कर्व है इसको हम लोग किंग डिमांड कर्व बोलते हैं, किंग डिमांड कर्व। और ये दिया था एक हमारे पास इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था स्विजी, है ना। तो स्विजी मॉडल के नाम से भी हम इसको, सूजी नहीं है ना, स्विजी मॉडल, तो हम इसको स्विजी मॉडल के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। पॉल स्विजी करके एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने इस मॉडल को दिया था, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको स्विजी मॉडल। समझता है। चलो आ जाओ। तो इंटरडिपेंडेंसी आपको समझ, ये नॉन प्राइस कंपटीशन समझ में आई आप लोगों को।
अब यार मैं चाहती हूँ एक बार इसको रीड भी करवा दूँ यार, है ना। तो नॉन प्राइस कंपटीशन होता है इस मार्केट में। ओके मैम, वेरियस फर्म्स इन ओलिगोपोली हैव टू एम्प्लॉय एग्रेसिव एज वेल एज डिफेंसिव मार्केटिंग वेपन्स एंड टूल्स सो एज टू गेन अ ग्रेटर शेयर इन द मार्केट और टू एटलीस्ट मेंटेन देयर शेयर, ठीक है ना यार। तो एग्रेसिव और डिफेंसिव पॉलिसीज को ये अपनाते हैं। मतलब कभी कभी ना बहुत हैवी एडवर्टीजमेंट करेंगे, जैसे हुंडई मार्केट में ना अब बहुत, इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इंडियन मार्केट में ना कहीं कहीं ऐसा है ना, हम लोगों के सबके दिमाग में होता है कि इंडियन कार लेते हैं। आप लोग भी जब 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 जैसे अभी प्रोफेशनल हो जाओगे, सीए बन जाओगे, सीएमए बन जाओगे, तो इसके बाद आप लोगों के दिमाग में भी पहली बात यही आएगी कि यार एक कार परचेज कर लेते हैं, कब तक स्कूटी से चलेंगे, पहिया पहिया चलेंगे, है ना। तो कार के लिए आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछोगे भाई कौन सी कार अच्छी है, तो लोग तुम्हें ना इंडियन कार सजेस्ट करेंगे, है ना। तो हमारे वहाँ पे ना मारुति सुजुकी का बहुत दबदबा है, महिंद्रा टाटा का बहुत दबदबा है ना। और इन लोगों ने मार्केट को अच्छा खासा एक्वायर करके रखा हुआ है। अब हुंडई ना बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था कि यार इंडियन मार्केट में कुछ ना कुछ किया जाए, इंडियन मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है और अगर हम इंडियन मार्केट को एक्वायर कर लेते हैं तो बात बन जाएगी यार। लेकिन हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन बात बन नहीं रही थी, क्योंकि हम लोगों को कहीं ना अपनी होम ब्रांड पे ज़्यादा भरोसा है। प्लस होम ब्रांड की सर्विसिंग सस्ती है, होम ब्रांड के पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो होम ब्रांड हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल और सुटेबल है। अब हुंडई ने क्या भाई क्या किया जाए यार, तो आप लोगों की साइकोलॉजी रीड करी और हुंडई ने क्या किया, मॉडल्स में गेम खेलना स्टार्ट किया। ये मॉडल जो गेम आ रहा है ना, हर 6 महीने बाद कंपनी का मॉडल चेंज हो जाता है। ये मॉडल गेम ना हुंडई ने स्टार्ट किया। ये हुंडई की स्ट्रेटेजी थी कि हम क्या करेंगे, हम मॉडल में गेम खेलेंगे, है ना। वही मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड टाटा क्या कर रहे हैं, अपने घिसे पिटे प्रोडक्ट बना रहे हैं। मतलब मैं किसी कंपनी को वो नहीं कर रही हूँ, है ना, बस मैं एक हुंडई की साइकोलॉजी समझा रही हूँ। तो हुंडई ने क्या किया, हुंडई ने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करना स्टार्ट किया। मुझे याद है इनकी मई 2014 में इन्होंने अपनी छोटे सेगमेंट की कार निकाली, जो कि इनकी सेंट्रो आती थी, बट सेंट्रो इनकी बड़ी ख़राब लगती थी देखने में। तो इन्होंने एक कार छोटी लॉन्च करी, ईऑन के बाद इन्होंने अपने i10 को मॉडिफाई किया, इन्होंने i20 को मॉडिफाई किया, फिर इन्होंने क्रेटा लॉन्च करी, जिसने तो मार्केट में एकदम बहुत जोर शोर मचा दिया। लोगों ने काफ़ी पसंद किया क्रेटा को। पुराना मॉडल तो बहुत अच्छा था इनका, है ना। फिर इसके बाद ना ये हर 6 महीने 8 महीने के बाद अपने प्रोडक्ट को इमीडिएटली रिवाइज कर देते हैं। मतलब थोड़ा बहुत भले लाइट्स चेंज कर देंगे, एंटीना चेंज कर देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, है ना। एंड राइट नाउ अब हुंडई मार्केट का एक बहुत बड़ा प्लेयर बन गया और उन्होंने अच्छा खासा शेयर कैप्चर कर लिया, है ना। और इसी के साथ ना और हुंडई ने अपना एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि जो किया प्रोडक्ट है वो हुंडई का ही प्रोडक्ट है। पता है आप लोगों को? अरे क्या बात है, मुझे लगता नहीं पता होगा आप लोगों को। तो हुंडई जो है वो किया का प्रोडक्ट है, और देखो ना आप, किया मोटर्स ने भी कितना मार्केट में शेयर को एक्वायर करके रखा हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हुंडई कितना तेजी से, कितनी एग्रेसिव पॉलिसी का गेम खेल रहा है, क्योंकि चैन से बैठ, इनका सीईओ को नींद नहीं आती होगी, ओ भाई आज कोई नया प्रोडक्ट नहीं आया क्या, आज कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया, आज कोई लाइट नहीं चेंज करी क्या, चेंज कर, है ना। तो वो कंपनी को ना, सीईओ को नींद नहीं आती होगी, वो ऑल द टाइम यही सोचते होंगे इसका लाइट टेढ़ा कर देते हैं, इसका बम्पर टेढ़ा कर देते हैं, इसका स्टीयरिंग टेढ़ा, यही सब सोचते होंगे। मतलब वो हर 6 महीने में उनको प्रोडक्ट रिवाइज करना है, और इतने सारे प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट वो रिवाइज कर देते हैं ना। तो ये क्या है, ये एग्रेसिव पॉलिसी है। तो ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे कुछ सेलर्स हैं जो एग्रेसिव पॉलिसी को फॉलो करते हैं, कुछ सेलर्स हैं जो डिफेंसिव पॉलिसी को फॉलो करते हैं, जैसे हमारा अपना प्यारा मारुति सुजुकी। तो ये क्या करते हैं, ये डिफेंसिव पॉलिसी, मतलब ये अपना इनको है कि भाई हम है ना, इंडिया में इंडियन मार्केट में हमारी एक अपनी नेम, एक ब्रांड बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे यार, अपना मार्केट शेयर बचा के रखते हैं यार, है ना। आई बात समझ में। तो चुपके चुपके देखते रहते हैं, अच्छा होंडा ने चेंज कर दिया क्या, अच्छा ओके इन्होंने भी चेंज कर दिया, ला अच्छा हम भी कर देते हैं यार, आई बात समझ में। तो ये डिफेंसिव पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तो कुछ प्लेयर्स हैं जो एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हुंडई। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिफेंसिव पॉलिसी को फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी की मैं बात करूँ, है ना। तो प्राइस कंपटीशन नहीं करते, ये काम करते हैं यार ये। दीज फर्म्स अवॉइड प्राइस कटिंग, यस ऑफ कोर्स। प्राइस कटिंग में मैंने आपको दिखा दिया है ना, मैंने आपको ये चीज़ दिखाई है, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि ऑफ कोर्स अगर एक सेलर अपने गुड्स के प्राइस कटिंग करता है तो ये केस में उसका ही नुकसान हो जाएगा। प्राइस कटिंग करोगे तो गड़बड़ हो जानी है ना यार, तो ये नहीं करनी यार। तो नॉन प्राइस बेसिस पे हम कंपटीशन करते हैं, तो मॉडल खेलते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज खेलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग आज भी ना बाहर के ब्रांड्स लेना पसंद नहीं करते हमारे वहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप अमेरिकन ब्रांड एक लेते हो, है ना, कंपस, और एक आप इंडियन कह लो कि आप जापानीज ब्रांड है हमारी टोयोटा की एक कंपनी, एक प्रोडक्ट आती है फॉर्च्यूनर, है ना। अब कंपस की आप सर्विसिंग करवाते हो तो फिर 40,000 30,000 के अराउंड उसकी सर्विसिंग आती है, और
फॉर्च्यूनर को आप चलाते हो, उसकी सर्विसिंग करवाते हो, 10,000 में सर्विसिंग हो जाती है ना। तो ये क्या है, अब मार्केट ये भी कैप्चर करने का एक तरीका है, जी हाँ उसकी सर्विसिंग बहुत सस्ती है ना, 10,000 में आपकी सर्विसिंग हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये लोग ये सर्विसेज में भी गेम खेल रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज को बोलते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज में बहुत सारे लोग ना बड़े बड़े प्रोडक्ट लेना नहीं पसंद करते हैं, क्यों? बिकॉज इनकी सर्विसिंग इतनी महंगी है ना, आप कहाँ से इतनी सर्विसिंग लोग ना अवॉइड करते हैं कि इतना पैसा हम सर्विसिंग पे नहीं खर्च करेंगे। और जैसे हुंडा की सर्विसिंग बहुत महंगी थी, हुंडा ने अपनी सर्विसिंग सस्ती करी, समझ लो। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आफ्टर सेल सर्विसेज सस्ती कर रहे हैं। तो इन चीज़ों में ये गेम खेल लेते हैं यार, है ना। आफ्टर सेल सर्विसेज में एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट पॉलिसीज हैं, इन चीज़ों में ये गेम खेलते हैं, ठीक है। तो इफ दे एंगेज इन द प्राइस कॉम्पिटिशन देयर विल बी अ प्राइस वॉर। अगर ये प्राइस कॉम्पिटिशन में आएंगे तो प्राइस वॉर होएगा, और प्राइस वॉर होएगा तो नुकसान होएगा, विच विल ड्राइव अ फ्यू फर्म्स आउट ऑफ द मार्केट सिंस कस्टमर्स विल ट्राई टू बाय फ्रॉम द सेलर सेलिंग एट द चीपेस्ट प्राइस। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस, हम तो ग्राहक हैं यार, हम तो सस्ता प्रोडक्ट जहाँ बढ़िया और सस्ता मिल जाएगा हम वहीं हाथ पैर मारेंगे यार, आई बात समझ में। तो हम अपने को, हम इंडियंस को तो वैसे भी सस्ता चाहिए होता है, ठीक है। तो हम लोगों को तो वैसे भी सस्ता चाहिए होता है, क्यों? ग्रुप बिहेवियर होता है, ग्रुप बिहेवियर का मतलब यही होता है कि एक फर्म ने जो भी एक्ट किया दूसरी फर्म ने उसी को रिएक्ट किया, है ना, उसी पर रिएक्ट किया। ओलिगोपोली रिलेट्स टू अ ग्रुप बिहेवियर, not of mass of individual behavior. There is no generally accepted theory of group behavior. Each oligopolist closely watches the business behavior of their जो राइवल फर्म्स हैं उनका, है ना। और फिर जो भी ओलिगोपोलिस्ट हैं, एक ने अगर कोई एक्ट किया तो दूसरा भी उसी पर रिएक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अमूल ने अपने प्राइस बढ़ाए, सबने बढ़ाए। अमूल मदर डेयरी ने दही मिष्टी लॉन्च करी, सबने दही मिष्टी लॉन्च करी। एक कंपनी ने छोटी कार, हुंडा ने सबसे पहले मार्केट में मूव किया था। हुंडा ने सबसे पहले ना अपनी छोटी सेगमेंट की कार लॉन्च करी, 4 से 5 लाख में आपको मिल जाती ईऑन। तुरंत मारुति सुजुकी ने अपनी ऑल्टो का चेंज कर दिया, तुरंत डैटसन गो आई, डैटसन रेडी गो मार्केट में आ गई। और इसके अलावा छोटे कारों में जो भी कंपनी छोटे कार निकाल रहे थे उन लोगों ने अपने प्रोडक्ट को रिमॉडिफाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसी को बोलते हैं ग्रुप बिहेवियर। किसी एक ने अगर ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया तो सब लॉन्च करेंगे यार, ठीक है। आ जाओ, तो अब हम इसके बाद बात करते हैं इंटरडिपेंडेंसी पे। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं यार इंटरडिपेंडेंसी क्या है और डिटेल में। व्हेन एन ओलिगोपोलिस फर्म चेंजेस इट्स प्राइस, its rival firms will retreat and react and change their prices, which in turn would affect the demand of the former firm. तो बता चुकी हूँ, अगर एक फर्म अपने प्राइस को चेंज करेगी तो दूसरे भी रिएक्ट करेंगे। मैम क्या पढ़ा रही हूँ मैं, बीच वाली ओलिगोपोली पढ़ा रही हूँ। क्या क्या पढ़ा दी ओलिगोपोली में? अच्छा फीचर्स बता दो ओलिगोपोली के। कुछ भयंकर सोच रही थी यार ये। ग्रुप बिहेवियर, अच्छा क्या सोच रही थी? बैठो। आ जाओ। तो मैंने ये वाली बात आप लोगों को बता रखी है कि यहाँ पे ये मार्केट में कोई कह लो कि एक डेफिनेट कर्व नहीं होता है। ये मार्केट में अगर प्राइस वॉर होएगा तो उसके हिसाब से फिर डिमांड कर्व दूसरा बनेगा, है ना। अगर प्राइस गिराएंगे तो लेस इलास्टिक डिमांड कर्व बनेगा, अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो हाई इलास्टिक बनेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये मार्केट में कोई डेफिनेट डिमांड कर्व नहीं होता है ना। सो एन ओलिगोपोलिस फर्म cannot have sure and definite demand curve since the demand keeps shifting, है ना। जैसे जैसे प्राइस में मूवमेंट होता जाएगा वैसे वैसे डिमांड में मूवमेंट आता जाएगा। क्यों? Since demand curve is not defined and precisely, the price and output of an oligopolist firm is not based on strict economic analysis। और जैसे जैसे प्राइस में मूवमेंट आएगा उसी हिसाब से डिमांड हाईली इलास्टिक और लेस इलास्टिक होता जाएगा, ठीक है ना यार। अब किंग डिमांड कर्व बनता है, हाँ मैम आप बता चुके हो किंग डिमांड कर्व बनता है। क्या होता है किंग डिमांड कर्व? मैं पूरा बता चुकी हूँ बट मुझे रीड करवाना है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए करवाऊंगी मैं। द मोस्ट पॉपुलर एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल ए स्विजी, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किंग डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट कौन से इकोनॉमिस्ट ने दिया था, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसको हम लोग स्विजी मॉडल भी बोलते हैं, तो आपको किंग डिमांड का भी बोल सकते हैं। आपको पूछ सकते हैं कि स्विजी मॉडल क्या होता है, या स्विजी मॉडल में क्या डिमांड कर्व में कैसे कैसे मूवमेंट होता है ना।
इलास्टिसिटी में कैसे मूवमेंट होता है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है यार। इफेक्ट ऑफ प्राइस रिडक्शन बाय वन ओलिगोपोलिस, प्राइस में अगर रिडक्शन हो जाए तो क्या होएगा? यस यू ब्रो, प्राइस में अगर रिडक्शन हो जाए तो कैसा असर आएगा? अगर, हाँ बगल वाले भैया, हाँ जो पेंसिल घुमा रहे थे, यस, अगर ओलिगोपोली मार्केट में एक फर्म अपने प्राइस को रिड्यूस कर देती है तो किस प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं? बहुत मारूंगी अगर तुमने बेटा बताया तो, मेरी आंखों में देखो, आप बताओ। मैं बच्चों 4 से 5 बार तो बता चुकी हूँ ना। अब तक तो जो ऑनलाइन वाले बैठे होंगे वो बोर हो गए होंगे यार, क्या यार तब से चट रही है यार, ये वही एक चीज बार बार घुमा रही है। 4 बार बता चुकी हूँ भाई मैं, मतलब तुमने एक भी बार नहीं सुना? क्या घनघोर बेइज्जती मारी मेरी यार। हाँ क्या बात है भाई, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। भाई के लिए तालियां बजा दो, बहुत बढ़िया, क्या बात है, पर जोरदार तालियां बजाओ यार भाई के लिए, बहुत बढ़िया। डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, है ना। ये डिमांड और सप्लाई का लॉ नहीं पढ़ा रही मैं तुम्हें कि व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस एंड क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। मोटू, अगर एक ओलिगोपोलिस्ट अपने प्राइस को रिड्यूस करेगी तो डिमांड पे क्या फर्क आएंगे? हाँ, लेस इलास्टिक होएगी। वेरी नाइस, क्या होएगा मैम? वेरी नाइस, क्या होएगा इफेक्ट? यस, जिस रेशियो में मैम जब भी एक ओलिगोपोलिस अपने प्राइस को रिड्यूस करेगा तो जो डिमांड होएगी वो लेस इलास्टिक होएगी। दूसरे ओलिगोपोलिस जो फर्म्स हैं वो भी अपने प्राइस को रिड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आएगा डिमांड में, बट ज़्यादा फर्क नहीं आएगा और डिमांड हो जाएगी लेस इलास्टिक। इतनी बात कहनी थी यार, इतने बात तुम मतलब बहुत दुखी करके रखा हुआ है यार तुम लोगों ने यार। आ जाओ, तो यहाँ पे कह रहे इफेक्ट ऑफ प्राइस रिडक्शन बाय द ओलिगोपोलिस्ट। Each oligopolist firm believes that if it lowers the price below the prevailing level, its competitor will follow that firm and will accordingly lower the prices. Its competitors start feeling that if they do not follow the price cut, their own customers move away and buy from the firms which have lowered the price. तो ये केस में मजबूरी में उनको भी प्राइस गिराने पड़ जाते हैं, ठीक है ना यार। Hence an oligopolist firm reduce its price, the demand will be inelastic. तो यहाँ पे ये वाली बात लिखी हुई है, जब एक ओलिगोपोलिस्ट अपने प्राइस को गिराता है, रिड्यूस करता है, तो डिमांड क्या हो जाएगी? लेस इलास्टिक हो जाएगी। आप बताओ कोई डाउट हो इसमें? भाई बच्चे को पता है यहाँ पे कि अगर ओलिगोपोलिस्ट प्राइस को गिराएगा तो क्या फर्क आएगा? पक्का ना? कोई ऐसा जो किसी और के बारे में सोच रहा हो, ना सुन पाया हो, तो एक बार और बता दो। हाँ सब सुन पा रहे हो? इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज बाय वन ओलिगोपोलिस्ट, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तब क्या होएगा? अविरल, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तब क्या होएगा? मोर देन वन होएगी, क्यों? मार दे क्या तुम्हें खींच के हम, अब दिखा नहीं सकते हैं। क्या फर्क आएगा खुशी मैम? क्यों मोर इलास्टिक होगी? हाँ तो दूसरी फर्म नहीं बढ़ाएगी प्राइस, तो फिर क्या होएगा? तो जिस फर्म ने अपने प्राइस बढ़ाए हुए हैं उसके कस्टमर ना मूव कर जाएंगे उनके पास जिनके प्राइसेस कम है, और बस यहीं पे डिमांड क्या हो जाएगी? इलास्टिक हो जाएगी। वेरी सिंपल, आ जाओ। The effect of price increases by one oligopolist. Each oligopolist firm believes that if it rises their prices above the prevailing level, its competitor will not follow the increased price, है ना। Due to increase in its price, the firm's customer will withdraw from it and go its competitors, which will welcome the new customers and will gain sales. So the competitor firms have no motivation to match the price rises, है ना, क्योंकि आपने प्राइस बढ़ाया है, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं अपना प्राइस यही रखूंगी। आई बात समझ में?
Thus, oligopolist firm which raises its price will lose great deal and will therefore refrain from increasing the price above the prevailing level. Hence, if the oligopolist firm increase price, the demand will be more elastic. तो आई कहानी यहाँ पे समझ में, याद रखोगे यार तुम लोग यार. कुछ भयंकर चर्चा हो रही है 1 2 3 4 5 पांचवी छठी सीट पे. क्या चर्चा हो रही है? यस यू मैम, क्या चर्चा हो रही है? क्यों मुस्कुरा रही हो? मैंने कोई जोक मारा क्या? हाँ जाओ यार, बहुत बाजी हो यार तुम लोग, बहुत बाजी हो, बाजी हो. स्टिकी प्राइसेस एंड किंग डिमांड कर्व. यस, तो यहाँ पे क्या सभी के सभी अब ऊपर वाली दो घटनाओं से एक बात तो क्लियर हो जाती है, भैया प्राइस वॉर नहीं करेंगे यार, प्राइस वॉर करेंगे तो अपना नुकसान हो जाएगा. तो ईच ऑलिगोपोलिस्ट विल दस अधेयर टू द प्रिवेलिंग प्राइस. उनको पता है कि प्रिवेलिंग प्राइस क्या है, किस प्राइस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक को अट्रैक्ट कर सकते हैं. सिंस देयर इज नो गेन इन चेंजिंग इट. ठीक है, तो भैया मुनाफा नहीं है इसको चेंज करने में. So a king will be formed in the demand curve at the prevailing price. The king is formed because the segment of the demand curve above the prevailing price level is highly elastic and the segment below the prevailing level is very low elastic, है ना, less elastic. The king is formed at the prevailing price level. Very simple. तो इसीलिए इन स्टिकी और इनफ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म हमें क्या मिलता है, डिमांड कर्व यहाँ पे मिल जाता है. तो यहाँ पे ये डिमांड कर्व है, यहीं पे हायर करोगे तो यहाँ पे मूव करेंगे, लोअर करोगे तो यहाँ पे मूव करेंगे. ठीक है, तो डिमांड कर्व फिक्स नहीं होता है. पूछ सकते कौन सी ऐसी मार्केट जहाँ पे डिमांड कर्व फिक्स नहीं होता है, तो बता देना यार कि ओलिगोपोली मार्केट में जो डिमांड कर्व होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है. ठीक है ना यार, क्योंकि यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस प्राइस पे सेलर जो है वो अपने गुड्स को बेच रहे हैं. इतनी कहानी समझ में आती है? ओके, अब आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑलिगोपोली. तो टाइप्स ऑफ ऑलिगोपोली में हम लोग बात करें, कुछ होते हैं प्योर एंड परफेक्ट ऑलिगोपोली. प्योर एंड परफेक्ट ऑलिगोपोली क्या होते हैं? ये कोई ऐसे ऑलिगोपोली होते हैं जहाँ पे ना बिल्कुल होमोजीनियस प्रोडक्ट ये बेच रहे होते हैं. जैसे स्टील इंडस्ट्री. स्टील इंडस्ट्री हम कह सकते हैं कि अब भाई स्टील आप परचेज करने के लिए जाओगे तो चाहे कंपनी ए के पास जाओ चाहे कंपनी बी के पास जाओ, अल्टीमेटली सभी कंपनीज के पास सेम तरीके का स्टील मिलेगा. तो ये बिल्कुल होमोजीनियस है, बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो, है ना. तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो प्रोडक्ट मिलते हैं, कोई हम डिफरेंस उसमें नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर एंड परफेक्ट ऑलिगोपोली. ठीक है ना यार. डिफ्रेंशिएटेड ऑलिगोपोली. डिफ्रेंशिएटेड में हम कह सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट एक बढ़िया एग्जाम्पल है ना. तो डेयरी प्रोडक्ट में ब्लू कलर की पैकेट में कौन सी कंपनी का मिल्क आता है, रेड कलर की पैकेट में किसका आता है. तो होमोजीनियस प्रोडक्ट अंदर एक ही है. अगर मैं आपको ग्लास में भर के ना ग्लास में अलग अलग ब्रांड्स के मिल्क दे दूँ तो आप पी के टेस्ट नहीं बता सकते हो कि कौन सी ब्रांड का कौन सा दूध है ना इसमें. बट ऑफकोर्स उनके पैकेट्स को देख के, पैकेट्स पे नाम ना लिखा हो बट आप पैकेट्स देख के बता दोगे यार कि इसमें कौन सा किस कंपनी का है ना. तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे लिए हो जाएगी डिफ्रेंशिएटेड ऑलिगोपोली. आई बात समझ में? जहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है, अंदर तो प्रोडक्ट होमोजीनियस है बट ऊपर से ब्रांड और लेबलिंग की वजह से प्रोडक्ट, एक कंपनी के प्रोडक्ट दूसरी कंपनी से डिफ्रेंशिएटेड है ना. हाँ जी बेटा, ऑटोमोबाइल भी सेक्टर्स कह सकते हैं. यस बिल्कुल ऑफकोर्स. ओपन ऑलिगोपोली कोई ऐसी ऑलिगोपोली जहाँ पे ना फर्म्स के आने और जाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो इस तरीके की मार्केट को हम लोग बोलते हैं ओपन ऑलिगोपोली. क्लोज ऑलिगोपोली जहाँ पे एंट्री क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है. जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो हमारे लिए क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है ना. यहाँ पे आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको आपको कंप्लाई करना पड़ता है. कोलेसी ऑलिगोपोली ऐसी ऑलिगोपोलिस्ट मार्केट जहाँ पे ना सभी के सभी फर्म मिलके काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे सभी के सभी फर्म मिलके काम कर रहे होते हैं, तो ऐसी मार्केट को हम लोग बोलते हैं कोलेसी ऑलिगोपोली, है ना. सब कॉमन अंडरस्टैंड, मतलब सबके बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है और ओके ठीक है हमें प्राइस बढ़ाना है, सब मिलके प्राइस बढ़ाएंगे. हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, सब मिलके करेंगे ना. तो ये मार्केट को हम लोग कोलेसी ऑलिगोपोली बोलते हैं. जैसे स्टील इंडस्ट्री, कोई कंपनी ए भी अपनी प्राइस नहीं बढ़ाएगी, बी भी नहीं बढ़ाएगी, मिलजुल के प्राइस बढ़ाएंगे. ठीक है ना यार. कॉम्पिटिटिव ऑलिगोपोली ये तो वो मार्केट है जहाँ पे खुद ही अपना जो दूसरे फर्म्स है ना वो बेचारे लड़े जा रहे हैं आपस में, है ना. तो ऐसी ऑलिगोपोली को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव ऑलिगोपोली. वैसे ये देखने में थोड़ी सी कम मिलती है क्योंकि ऑलिगोपोलिस का आपस में लड़ाई करना ना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं होती है. तो मोस्ट ऑफ द फर्म्स ये नहीं करती हैं ना, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करती है ना. लड़ाई झगड़ा का मतलब कॉम्पिटिशन. ठीक है ना यार. पार्शियल ऑलिगोपोली
पार्शियल ओलिगोपोली का मतलब होता है कोई एक डोमिनेटिंग फर्म होती है और बाकी सारे फर्म्स ना उसको फॉलो करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल ओलिगोपोली, है ना। जैसे अमूल कंपनी, प्राइस अमूल कंपनी के जो मिल्क का प्राइस का पैकेट, जो पैकेट होएगा उस पर जो प्राइस लिखा होएगा वो दूसरी कंपनी से हमेशा 1 रुपया ज़्यादा होएगा, तो कह लो ये डोमिनेट कर रही है। अगर अमूल का पैकेट रखा होएगा और पराग रखा होएगा तो कौन सा प्रेफर करोगे? अमूल प्रेफर करोगे यार, आई बात समझ में। वो मतलब ना एक है, वो फर्स्ट मूवर है कह लो, या इतने टाइम से उसने राज किया है कह लो, जो भी है, बट अगर अमूल रखा होएगा तो ऑफकोर्स हम अमूल लेंगे और हम दूसरे ब्रांड्स को इग्नोर कर देंगे। और अमूल जबकि महंगा भी होएगा, क्यों? वो 12 रुपए का मिलता है और पराग कितने का मिलता है? 10 रुपए का मिलता है, 10 रुपए का मिलता है, लेकिन तुम अमूल लेके आओगे, 2 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके आओगे यार। हाँ? अच्छा जब मन ने न पता, अच्छा जाने दो यार, हम अपने हॉस्टल लाइफ में थे तब हम परचेज करते तो हमें पता था कि तब अमूल 11 रुपए का पैकेट आता था और ये पराग वाली पैकेट जो 10 रुपए वाली आती, क्योंकि जब मैं हॉस्टल में थी तो वो 10 रुपए वाले जो सैसे आते हैं वो पैकेट आती है, वो ज़्यादा सुटेबल होती थी ना, 2 टाइम चाय बनाने को हो जाता था यार, है ना। आ जाओ, उसमें भी चंदा लगता था, 4 लोग चंदा लगाते थे तब मिल्क का पैकेट आता था, तब उसमें चाय बनती थी यार। आ जाओ। तो व्हेन द इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल ओलिगोपोली, ठीक है। फुल ओलिगोपोली, सभी मार्केट में सभी फर्म्स अपने अपने लीडर है, सभी लोग अपना अपना काम, अपने अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं ना, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा एग्जाम्पल है यार इसका। सभी फर्म्स ना अपना अपना खुद का मतलब प्राइस सब सेट करते हैं, देखो जैसे इन्होंने ये कंपनी इन्होंने अपने हैचबैक प्रोडक्ट का प्राइस कुछ रखा, तो उसी से मिलता जुलता हम प्राइस रखेंगे, बट हम प्राइस के लिए हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। जैसे स्टील इंडस्ट्री में दबाव है, सरकार का भी दबाव है कि आप यही प्राइस रखोगे, इसके अब नहीं जा सकते हो, बट ये मार्केट में यहाँ दबाव नहीं है, कार कंपनीज अपने प्राइस खुद डिसाइड कर सकती है। सिंडिकेटेड का मतलब क्या होता है? अरे वो पुष्पा मूवी नहीं देखी तुम लोगों ने? सिंडिकेट मेंबर है मैं। सिंडिकेट का मतलब क्या हुआ? एक अथॉरिटी है जो सबको गवर्न करेगी और बाकी लोग उसके अंडर में काम करेंगे। तुम लोग वो डायलॉग मारना समझते थे नहीं समझते थे? अरे अपन सिंडिकेट मेंबर है, ये अपना नंबर है। पुष्पा नहीं देखी तुम लोगों ने यार? हाँ देखिए, तो वो सिंडिकेट मेंबर, तो तुम लोग समझते सिंडिकेट मेंबर का मतलब क्या है? क्या मतलब होता है सिंडिकेट मेंबर का? मतलब एक अथॉरिटी होएगी जो मेन अथॉरिटी होएगी, उसके अंडर में बहुत सारे लोग होंगे जो उसके बिहाफ पे काम कर रहे होंगे और सबकी चाबी उसके हाथ में होएगी, है ना। प्राइस क्या कितने पे माल बेचना है वो सब ऊपर डिसाइड होता है, क्यों? तो इसको बोलते हैं, अब यही वही चीज़ यहाँ पे सिंडिकेट ओलिगोपोली का मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू सभी ओलिगोपोली आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री में, है ना। स्टील इंडस्ट्री में सारे प्राइस वगैरह डिसाइड गवर्नमेंट करेगी और उसके बेसिस पे सभी फर्म्स ना मार्केट में माल को बेचेंगी, तो ये हमारे लिए क्या हो गई? सिंडिकेट ओलिगोपोली भी हो गई, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड, तो स्टील इंडस्ट्री हमारे लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर का भी एग्जाम्पल हो जाती है, आई बात समझ में। तो 2-3 सेक्टर मैंने लिए हुए हैं, एक स्टील सेक्टर हमारे लिए ओलिगोपोली का बन जाता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर बन जाता है, डेयरी सेक्टर बन जाता है ना, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज ये ओलिगोपोली में है, तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हाँ, ऑर्गेनाइज का मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन जिनके लिए सेट हो, तो स्टील इंडस्ट्री में ऑटोमेटिकली सेट है ना, गवर्नमेंट सेट करती ना कि इतने क्विंटल स्टील इतने रुपीज़ का पड़ेगा और ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये इसकी क्वालिटी होगी, तो ये चीज़ें ये ऑर्गेनाइज बन जाएगा, वेरी सिंपल। हम्म। नहीं, पार्सल में एक डोमिनेटिंग फर्म है, वो डोमिनेट करेगी, उसका हमेशा काम है डोमिनेट करने का, बट वो आपके लिए लॉज नहीं बनाएगी। अब मदर डेयरी को मिस्टी लॉन्च करनी नहीं लॉन्च करनी नहीं लॉन्च करनी है, बट अब फिर भी मदर डेयरी का भी मिल्क आता, अमूल का आता, बट अमूल डोमिनेटिंग है। बोलो भाई, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। मुझे ओलिगोपोली में सिर्फ इतनी बातें ही करनी थी। हम्म। डिफ्रेंशिएटेड भी तो हो गए, होमोजीनियस तो सबका काम एक ही, बट सबके ब्रांड्स अलग हैं, गोदरेज के लॉक अलग है, दूसरों के हरकुलिस के अलग है, सबके तो सेम टू सेम है, यस, तो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है।
ये क्वेश्चन प्लीज देखो एक बार जरा यार। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक का, आपके मैथ का क्वेश्चन नहीं है। इफ, अरे यहीं देख लो यार। If firms in the toothpaste industry have the following market shares, which market structure would best describe the industry? क्या लगता है ये कौन सी मार्केट होगी? अगर टूथपेस्ट सेक्टर है तो कौन सी मार्केट होगी? मोनोपोलिस्टिक। सुनो ध्यान से, टूथपेस्ट जो है ना ये प्रोडक्ट है मोनोपोलिस्टिक मार्केट का। टूथपेस्ट जो प्रोडक्ट है वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट का है, बट ये क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ दे रखी है कुछ ही फर्म्स, और इतने फर्म्स टोटल है मार्केट में, तो फिर ये क्वेश्चन ओलिगोपोली का बन जाता है। तो अब कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन से फिर उन्होंने पूछा है कि टूथपेस्ट इंडस्ट्री जहाँ पे कुछ फर्म्स है, वाइट साइन लिमिटेड, वाइट टीथ लिमिटेड, मोर वाइट, श्योर हेल्थ, ब्राइट टीथ, डेंटल, ब्राइटर देन वाइट। अब ये कुछ कंपनीज हैं, ये टोटल कंपनीज मिला के ही मार्केट को कंप्लीट कर रही है ना। टूथपेस्ट इंडस्ट्री में सिर्फ इतनी ही फर्म्स हैं। अगर टूथपेस्ट इंडस्ट्री में सिर्फ इतनी फर्म्स है तो ये मार्केट को डिस्क्राइब कर रहा है ओलिगोपोली को, क्योंकि फ्यू फर्म्स ही हैं। बट अगर वैसे मैं बात करूँ टूथपेस्ट कौन सी इंडस्ट्री को बेस्ट डिस्क्राइब करता है तो मोनोपोलिस्टिक को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रोडक्ट मोनोपोलिस्टिक का ले लेंगे लेकिन उसके कुछ ही फर्म्स दिखाएंगे और पूछेंगे फिर कौन सी मार्केट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा ये बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसमें ओलिगोपोली, क्योंकि ओलिगोपोली ही है बेटा। आ जाओ मोनोपोलिस्टिक पे। नई मार्केट स्टार्ट कर रही है मोनोपोलिस्टिक। चलो, मोनोपोलिस्टिक मार्केट कौन सी मार्केट होगी यार? मोनोपोलिस्टिक मार्केट मीन्स कोई ऐसी मार्केट जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे। क्या हुआ? जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे, ऐसी मार्केट को हम लोग बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट, है ना। बट ऑफकोर्स यहाँ पे जो सेलर्स होंगे वो 80 to 90 के बीच में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, है ना। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अनगिनत होंगे जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं। मैंने परफेक्ट कंपटीशन में आपको कोई लिमिट नहीं करवाई है, वहाँ पे अनगिनत होंगे। बट इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक यहाँ पे 80 to 90 के बीच में हमारे जो सेलर्स होंगे वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और ऑफकोर्स जो बायर होंगे वो अनलिमिटेड होंगे, है ना। ये मार्केट एक ऐसी मार्केट होगी जहाँ पे प्रोडक्ट तो होमोजीनियस होते हैं बट वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है मैम? मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये मार्केट में कॉस्मेटिक का एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें हम शैम्पू का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। शैम्पू के एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं कुछ बोल्स में शैम्पू निकाल के रख दूँ, अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग शैम्पू को अलग अलग बोल्स में निकाल के रख दूँ, तो आप बोल्स के शैम्पू को देख के या उसको स्मेल करके आप ये नहीं बता सकते हो कि कौन सी ब्रांड का शैम्पू है। बट ऑफकोर्स अगर मैं, तुम बता दोगी बेटा, है ना। अब जिनको बहुत एडिक्शन है कि हमको यही शैम्पू चाहिए तो वो बता सकते हो यार कि नहीं, हम बता सकते हैं यार कौन सा शैम्पू यार, है ना। निकलवाएं हम शैम्पू, तो निकलवाते हैं फिर अभी हम, नहीं लेकिन निकलवा देते हैं यार, है ना। फिर आप लोग उसको देख लीजिए, आप सब स्मेल कर लीजिए उसको, है ना। या तो आप उसको घर भी लेके जाइए और अपने हेयर वॉश करके आइए और बताइए देख रहे हैं, तो हम उनकी बात नहीं, एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहे हैं जिनको बहुत एडिक्शन है, हम उनकी बात कर रहे हैं जो मतलब हमारे जैसे लोग नॉर्मल लोग हैं, है ना। उनको इतना नहीं आइडिया पता लगता है कि क्या है। चलो अब क्या ही बताऊँ यार, छोड़ो। ओके, तो ये मार्केट में ना अभी अगर मैं अलग अलग कंपनी के शैम्पू मंगा के अलग अलग उनको बोल्स में रख दूँ, ट्रांसपेरेंट बोल्स में रख दूँ, और आपसे पूछूँ कि कौन से ब्रांड का शैम्पू है, तो ऑफकोर्स आप नहीं पहचान पाओगे कौन से ब्रांड का है। बट ऑफकोर्स अगर मैं आपको बोलूँ कि व्हाइट एंड ब्लू कलर की बॉटल में कौन सा शैम्पू आता है तो पहचान जाओगे। रेड कलर की बॉटल में कौन सा आता है? लॉरियल का आता है। ट्रस्मे का आता है। और ग्रीन कलर की बॉटल में कौन सा आता है? और ब्लैक कलर की बॉटल में किसका आता है? ले सब बता दोगे तुम लोग यार, सब बता दोगे यार, है ना। तो इसका मतलब यही है डिफ्रेंशिएशन, है ना, समझ रहे हो। इसको बोलते प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, कि अगर एक कंपनी ना अपने ब्रांड कलर और बॉटल्स के बॉटल्स के शेप को भी देख के आप पहचान जाओगे कौन सी कंपनी का बॉटल है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप फाइनली इन सभी चीज़ों को समझते हो, है ना, कि ये कौन सी कंपनी का शैम्पू है, इनके कवर से, उनके एडवर्टीजमेंट से आप समझ जाते हो, है ना। तो ये मार्केट में यही चीज़ है, प्रोडक्ट होमोजीनियस होंगे बट वो डिफ्रेंशिएटेड होंगे, है ना,
सेलिंग या एडवर्टीजमेंट की वजह से। इसके अलावा हम यहाँ पे कहते हैं कंट्रोल ओवर द प्राइस। ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे सेलर का पूरा कंट्रोल होता है प्राइस पे। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में आपने देखा कि सेलर का कंट्रोल नहीं होता है, एक फर्म का प्राइस पे कंट्रोल नहीं होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। बट आप यहाँ पे देखोगे इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहाँ पे सेलर का पूरा प्राइस पे कंट्रोल होता है। मेरी मर्जी मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करूं, मेरी मर्जी मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस को ज़्यादा करूं, है ना। मेरी मर्जी मैं मिडिल क्लास को टारगेट करूं, मेरी मर्जी मैं हायर क्लास को टारगेट करूं। तो कंपनीज के पास अपनी चॉइस होती है, और जैसे ही ये पता चलता है कि जो सेलर है वो अपने गुड्स के प्राइस को खुद डिसाइड करता है, तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में ना एक डिमांड कर्व बन जाता है। ऑफकोर्स डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होएगा। अगर हमें हायर क्लास को टारगेट करना है तो प्राइस ये होएगा और डिमांड ये कर रहे होंगे वो लोग, है ना। और अगर हमें मिडिल क्लास को टारगेट करना है तो प्राइस ये होएगा और इस पर डिमांड ये हो जाएगी हमारे पास। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिमांड कर्व को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होएगा, ठीक है ना यार। P इक्वल्स टू D इक्वल्स टू AR, वेरी सिंपल। ओके, तो कंट्रोल ओवर द प्राइस, ये मार्केट में हम अपने प्राइस पे पूरा कंट्रोल करते हैं। कौन से प्राइस पे हमें अपने गुड्स को बेचना है ये चीज़ को हम खुद डिसाइड करते हैं, ठीक है ना यार। नॉन प्राइस कंपटीशन, देखो हिडन प्राइस कंपटीशन तो हर मार्केट में होता है, बट ऑफकोर्स ये डायरेक्ट प्राइस कंपटीशन नहीं करते यार, है ना। प्राइस कंपटीशन का मतलब होता है आपने कभी भी अगर FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, शैम्पू, सोप, विम बार, टूथपेस्ट, इनके कभी अपने एग्जाम्पल देखे होंगे तो ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, इस बार आपका विम बार चलेगा 25% ज़्यादा, प्राइस वही रहेगा, 25% बढ़ा देंगे, या प्राइस बढ़ा देंगे और 25% बढ़ा देंगे। आई बात समझ में। लेकिन अभी देखो क्या कहते हैं, ये कभी प्राइस पे नहीं, कभी नहीं आपसे कहेंगे इस बार आपका लक्ष्य 9 रुपए का है 10 की बजाय। ये एडवर्टीजमेंट कभी नहीं करते ना यार, कि 10 रुपए लिख के फिर वो 5, वो लिखेंगे इस बार अब आपका लक्ष्य ही ना, अब आपका जो लक्ष्य है चलेगा 20% ज़्यादा। हे भगवान, मैं तो परेशान हो गई हूँ, विम बार लेके आती हूँ और 2 दिन में खत्म हो जाता है। हटाओ ये समस्या, अपना नया विम बार इस बार 25% ज़्यादा चलेगा। आई बात समझ में। अच्छा, इस तरीके के ये एडवर्टीजमेंट करते हैं, ये कभी भी प्राइस गेम नहीं करते, है ना। तो ये मार्केट में ना प्राइस कंपटीशन नहीं होता है। आई कहानी समझ में। हाँ, नहीं होता है। आपके अंकल चिप्स में इस बार मिलेंगे 5% ज़्यादा। अंकल चिप्स वो बढ़ाते, एक चिप्स ही एक्स्ट्रा डालेंगे लेकिन वो डालते जरूर है। आप गिन के देखो, पिछली बार 5 होंगे, इस बार 25% लिखेंगे तो एक छोटा चिप्स ही एक्स्ट्रा होएगा, लेकिन होएगा जरूर। समझ रहे हो क्या। हाँ, घड़ी साबुन क्या, क्वांटिटी गिरा दी ना उसने, क्वांटिटी गिराएंगे। आप बहुत नज़दीक से देखो ना। नहीं तो वो प्राइस कम, क्वांटिटी सुनो ध्यान से। ये कह रहे हैं 25 का जो घड़ी था, घड़ी पाउडर जो 25 रुपए का आता था अब वो 20 का आता है, तो उसमें क्वांटिटी भी उसकी कम हो गई है। 1 किलो की जगह 785 ग्राम मिल रहा है। अल्टीमेटली आपको महंगा दे रहे हैं, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट ऐसे करते हैं कि आप उस पर फोकस, प्राइस पे फोकस नहीं करते हो, आप उसी चीज़ पे फोकस कर लेते हो। आई बात समझ में। हाँ, ये बेवकूफ़ बनाते हैं ब्रांड्स तुम्हें, ठीक है। तो प्राइस वॉर नहीं करेंगे भाई। अगर आज के टाइम में पार्ले जी ने अपने प्राइस नहीं गिराए और ना बढ़ा सकते नहीं, क्योंकि उनका कस्टमर इतना हैबिचुअल, इतना एडिक्टेड है वो 5 रुपए के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बिस्किट का शेप पतला कर दे रहे हैं, पतला किए दे रहे हैं। और अब 8 आ गए कि 10 आ गए, 10 आए, 10 आते मंगवाए क्या ना। एक पार्ले जी बिस्किट दिखवाते हैं यार, कितने बिस्किट निकलते हैं यार, है ना। आ जाते हैं, पहले 10 आते थे, अभी कम आने लगे होंगे, पतले पतले आने लगे हैं। तो ये क्या है, यही है। तो वो क्या करते हैं, अगर प्राइस नहीं गिराएंगे तो अंदर का क्वांटिटी थोड़ा बहुत गिराएंगे, लेकिन देखो प्राइस वॉर नहीं खेल रहे हैं। उनको पता है हमारा कस्टमर इतना एडिक्टेड है इस प्राइस का, अगर हम 5 रुपए से 6 रुपए कर देंगे तुम्हारी पॉकेट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 5 से 6 रुपए में तुम 10 रुपए की नोट देते हो, तुम्हें 5 रुपए लेने की आदत है और तुम्हें 4 मिलेंगे तो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल गिर जाएगा, समझता है। तो ये वजह से ना ये मार्केट में ना प्राइस कॉम्पिटिशन नहीं करते यार, है ना। तो क्या करते हैं यार, कैसे करेंगे फिर प्राइस कंपटीशन नहीं करेंगे तो
तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, दीपक एक बेटा पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट ले आओ जरा, एक 5 रुपए वाला ले आओ यार, एक पार्ले जी ले आओ, गुड्डे ले आना यार, एक चाय एक चाय भी, कौन किसको चाय पीनी है? आज पिला दो यार तुम चाय हमें यार, है ना, चाय पीनी है इनको, चाय पियेंगे है ना। देखिए तुमने वो रील देखी है, चाय पियेंगे। आ जाओ, अच्छा नॉन प्राइस कंपटीशन, बिस्किट खिलाएंगे लेकिन, ठीक है ना यार। तो क्या सब लोग खाओगे? सबके लिए लाएं? पार्ले जी नहीं खाते हो? तब तक तुम्हारी तो खिलाओ तुम यार, तुमने वो खिलाए थे यार। हाँ हाँ तुमने खिलाए थे, हाँ। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें है ना, अब जाना तो ले आना यार, है ना। बहुत अच्छे बिस्किट बनाते हैं यार, बहुत बढ़िया बिस्किट खिलाया था तुम लोग। आ जाओ। हर बैच में ना 2-4 ऐसे लोग होने चाहिए यार, जिनकी मिठाई की दुकान हो, जिनकी जिनका बिस्किट का फैक्ट्री हो, और बढ़िया। हाँ अरे यार अच्छा, नॉन प्राइस कंपटीशन सुनो। तो मैम कंपटीशन किस बेसिस पे होता है? यहाँ पे ना जो कंज्यूमर होते हैं वो एडवर्टीजमेंट पॉलिसीज इनके बड़े बड़े अग्रेसिव होते हैं। आप देखते हो ना, रिन सुप्रीम, विम बार, आटे, दाल, शैम्पू, इनके एडवर्टीजमेंट बहुत आते हैं। बाकी प्रोडक्ट के नहीं आते, इनके बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं ना। तो अब क्या करेंगे, क्या आपको काले घने और लंबे बाल चाहिए? ओ तो हमारी तरह आप यूज करिए क्लिनिक प्लस। तो काले घने लंबे बालों के लिए, क्या आपके बाल ढल और रूखे और सूखे, आप इस्तेमाल करिए गार्नियर। आई बात समझ में? क्या आपके बाल अब हो रहे भूरे, क्या आपके बाल सफेद हो रहे हैं, ओ आपके लिए नया ट्रेस्मी ब्लैक। इस तरीके की एडवर्टीजमेंट करके ये आपको ना अट्रैक्ट। ए भैया हमारी बात सुन लो यार, हमारी बात सुन लो। हम एडवर्टीजमेंट किसी ब्रांड का नहीं कर रहे हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। हाँ अभी दिखाएंगे, रुको पहले हम कौन सा समझा लें यार। तो ये इस तरह की, देखो ये क्या करते हैं, ये अपने कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। आप में से जितने भी ब्रांड्स कंपनी, ये शैम्पू के ब्रांड्स हैं, ये सभी के सभी लोग ना किसी एक प्रॉब्लम के साथ चिपक गए हैं कि बहुत सारे लोगों को लंबे बाल चाहिए होते हैं, तो उनके बाल बहुत टूट रहे होते हैं, ऐसा वैसा होता है, तो वो उस चीज़ को टारगेट करते हैं ना। ड्राई और फ्रिजी होते हैं, तो उनके लिए वो चूज़ करते हैं कि अच्छा ये एडवर्टीजमेंट करें। और आप में से कुछ ना, बहुत सारे, सबके सब लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होंगे, है ना। तो वो आपको उन प्रॉब्लम्स को टारगेट करते हैं ना, और वो वही एडवर्टाइज करते हैं। और अगर आपको लगता है अरे यही प्रॉब्लम तो मुझे, और यही प्रॉब्लम तो यार ये सॉर्ट आउट कर रहे हैं, आप जाके उनका ब्रांड ले आते हो, शैम्पू ले आते हो। और ये कस्टमर ना, ये एक्चुअली होता है कि अपने कस्टमर को कैसे होल्ड करते हैं, ब्रांड लॉयल्टी के बेसिस पे। हम ना कोई एक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और अगर वो प्रोडक्ट हमें सूट कर जाता है तो हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल डव, हम लोगों ने जब नया नया आया था, जब नया नया एडवर्टाइज करना स्टार्ट किया था, हमने डव यूज़ किया, और आज हो गए 12-15 साल हम लोग डव ही यूज़ कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा मतलब ब्रांड लॉयल्टी की मैं बात कर रही हूँ कि कस्टमर कैसे ना स्टक हो जाता है उस पर्टिकुलर चीज़, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ, ब्रांड लॉयल्टी के बेसिस पे। आई बात समझ में? तो ये एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट पॉलिसीज़ को फॉलो करती हैं, प्राइस कॉम्पिटिशन नहीं करती हैं। आप कभी भी देखोगे इस मार्केट में प्राइस कॉम्पिटिशन नहीं है। ये मार्केट में जो ब्रांड्स होते हैं वो एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, और ब्रांड लॉयल्टी के बेसिस पे वो अपने कस्टमर को अपने पास होल्ड कर लेते हैं। आई बात समझ में? तो ये होता है। बहुत रेयरली कभी हुआ तो इन्होंने, अगर इन्होंने प्राइस गेम खेला, मैंने आप लोगों को लाइफ बॉय का एग्जाम्पल दिया था, है ना। लाइफ बॉय ने क्या किया, लाइफ बॉय ने प्राइस वॉर किया, और प्राइस वॉर करने पे कुछ मिलता नहीं है। मतलब जो बड़े अच्छे ब्रांड्स होते हैं वो कभी भी प्राइस वॉर नहीं करते हैं, क्योंकि प्राइस वॉर से कुछ नहीं मिलता है। लाइफ बॉय एक टाइम पे ना इंडियन मार्केट का ना किंग था। फिर हुआ क्या, लाइफ बॉय को ऐसा लगने लगा कि भाई मैं तो किंग हूँ, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है ना। ना इन्होंने अपना शेप चेंज किया, ना साइज चेंज किया, वही एक पिंक कलर की टिकिया आती थी इनकी, पानी में डाल दो तो अजीब सी वाइट कलर की हो जाती थी, और एकदम घिनौनी सी।
अब बाकी सारे मार्केट में बाकी जो सोप्स थे वो उन्होंने बहुत इनोवेशन किया, टिकिया खूबसूरत बना दी, उसकी स्मेल उन्होंने अच्छी बना दी, है ना। हाँ, लक्स आप निकाल के देखो ना, लक्स कितना स्टाइलिश बना दिया इन्होंने, पियर्स बहुत स्टाइलिश बना दिया इन्होंने, और भी बहुत सारे सोप्स हैं तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया, उसमें अच्छी स्मेल डाली इन्होंने। अच्छा, कलरफुल बना दिया लड़कियों को, क्योंकि कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं, लड़के तो बंदर छाप से भी नहा लेते हैं। बेसिकली ये टारगेट कर, आपने कभी देखा है कि एडवर्टीजमेंट कोई लड़का कर रहा हो कि यार ये साबुन से नहाओ, और गोरे हमेशा लड़कियों को दिखाते हैं, बिकॉज ना इंडियन मार्केट में जो बॉयज़ हैं वो किसी चीज़ से नहा लेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सर्फ भी रखा होगा उसी से उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फर्क पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ दी मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, तो लड़कियों को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, तो उन्होंने लड़कियों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया, है ना, चेंज किया और उसको लड़कियों के हिसाब से खूबसूरत बना दिया यार, है ना। अच्छा, आप देखो क्या हुआ, सुनो। तो मार्केट में बहुत सारे जो सोप कंपनीज थे उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस के साथ मार्केट में लॉन्च किया। लाइफ बॉय ने अभी भी कुछ नहीं किया, अब लोगों का जो रुख था वो दूसरे सोप कंपनीज की तरफ मूव करने लगा। तो ये केस में लाइफ बॉय को चिंता हुई, अरे यार हमारी सेल गिर गई, अच्छा अभी लो, अभी हम प्राइस गिराते हैं और सबकी बैंड बजा देंगे। लाइफ बॉय को इतना गुमान था, इतना गुरूर था कि मैं तो इंडियन मार्केट का किंग हूँ और हर घर में मैं हूँ, तो मुझे तो कोई लात मार ही नहीं सकता है। अच्छा, थोड़े दिन की बात है, ये नए नए ब्रांड्स आ गए तो मेरे को लात मार दी इन लोगों ने, मैं अपने प्राइस को गिराता हूँ। जैसे लाइफ बॉय ने उधर अपने प्राइस गिराए, हम ढूंढ रहे थे एक टॉयलेट सोप जिससे हम तो हमने क्या किया, लाइफ बॉय को हमने टॉयलेट सोप बना दिया। एंड आज के टाइम में लाइफ बॉय बहुत मशक्कत कर रहा है, बट अभी भी वो है कहाँ, टॉयलेट में। आई बात समझ में। तो वो टॉयलेट सोप बन के रह गया और बाकी जो सोप थे वो बाथरूम सोप बन गए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, आप देख पा रहे हो प्राइस कंपटीशन कितना महंगा पड़ता है, मतलब। और ये मेरी आपके को एडवाइस भी होगी यार ना, प्राइस कंपटीशन कभी मत करो। हम पीपीसी में कभी ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देते, कभी कभी आ जाता डिस्काउंट तो ओके, अदरवाइज हम डिस्काउंट को फॉलो नहीं करते, इसलिए ना, क्योंकि प्राइस कंपटीशन नहीं है। आप क्वालिटी बढ़ा दो, आप क्वांटिटी बढ़ा दो, तो क्वालिटी क्वांटिटी में गेम खोलो, आओ और खेलो गेम, तो वो चीज़ में अच्छा होता है ना, वो वहाँ पे वॉर वो अच्छा होता है। अब प्राइस गिरा देंगे और हमने अपने प्राइस गिराए, तुमने अपने प्राइस गिराए, हमने प्राइस गिराए, तुमने प्राइस गिराए, प्राइस वॉर अच्छा नहीं होता है किसी भी मार्केट में, समझ रहे हो। तो आप अपनी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को बढ़ा के आप वॉर कर सकते हो, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली क्वालिटी एंड क्वांटिटी को ही बढ़ा के दें, क्वांटिटी का एडवर्टीजमेंट करते हैं ये 5% ज़्यादा, 20% ज़्यादा, 25% ज़्यादा, या ये अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, है ना। तो ये वॉर बेसिकली ये मार्केट में ये लोग खेलते हैं, ठीक है ना यार। आ जाओ आगे देखें। तो sellers try to compete on the basis other than price, aggressive advertisement and publicity, product improvement पे ये फर्क डालते हैं, प्रोडक्ट लगातार कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहते हैं, एंड डेवलपमेंट, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखो ना प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल फेयर एंड लवली नॉर्मल, फेयर एंड लवली बीबी, फेयर एंड लवली सीसी, फेयर एंड लवली एसपीएफ, बाप रे बाप, लड़के नहीं समझते होंगे। हाँ, ग्लो एंड लवली है ना, ग्लो एंड लवली है ना, तो उसमें मतलब एक ही प्रोडक्ट में ना उसमें 10 वैरायटी है, साला खरीदे के समझ नहीं आता यार, है ना यार। अब तो ये चीज़ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट को लगातार क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं और बेटर प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। अच्छा, इस प्रॉब्लम के लिए ये, इस प्रॉब्लम के लिए ये, इस प्रॉब्लम के लिए ये, आई बात समझ में। तो इन चीज़ों को देखते हैं। प्राइस रिडक्शन इज नॉट रिजॉर्टेड टू एंड सच प्राइस कॉम्पिटिशन में रिजल्ट इन प्राइस वॉर, और प्राइस वॉर होएगा तो फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है लाइफ बॉय का, है ना। लाइफ बॉय जीता जागता उदाहरण है। एक टाइम पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना लाइफ बॉय की कितनी इज्जत थी मार्केट में, और आज लाइफ बॉय की तुम कितनी इज्जत करते हो, है ना, सिर्फ और सिर्फ प्राइस गिराने की वजह से। तो आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस कभी ना गिराएं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यस ऑफ कोर्स, ये रेगुलेटेड मार्केट इतनी नहीं है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। एंड ब्रांड लॉयल्टी, यस ऑफ कोर्स, सारे जो प्रोडक्ट जो कंपनीज हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रांड लॉयल्टी पे को टारगेट करते हैं कि हमारा कस्टमर हमारे पास रिटेन हो जाए, तो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो आप उसी से स्टक हो जाते हो, चिपक जाते हो आप उसी से। आई बात समझ में। चलो आ जाओ। तो ये डिमांड कर्व हमारा बन गया, क्योंकि प्राइस पे कंट्रोल होता है। बोल भाई, जैसे लॉरियल का शैम्पू आपको 500 रुपये का भी मिल जाएगा और 5000 की बॉटल भी मिल जाएगी सेम क्वांटिटी में, क्वांटिटी सेम होएगी। 500 ml ये आपको 5000 का भी शैम्पू मिलेगा। लॉरियल प्रोफेशनल करके इनकी एक ब्रांड आती है, वो हायर क्लास को टारगेट कर रहे हैं, और हम बेटा 500 रुपये की बॉटल लेके आते हैं
लॉरियल की, आई बात समझ में? तो वो 500 की मिल जाती, सेम क्वांटिटी में 500 ml, ठीक है ना यार? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, ओके। एंड यहाँ पे फिर एमआर कर्व बना लेंगे। एमआर क्या होता है? हाफ ऑफ एआर होता है, तो ये बन गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ठीक है ना यार? अच्छा, अब यार हम अगर बात करें मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? MC इक्वल्स टू MR एंड MC कट MR फ्रॉम, वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं, बट ऑफ कोर्स लिख देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होएगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होएगा? लॉस क्या होएगा? AVC इज ग्रेटर देन। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दो, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती थी वो क्या होती थी? लीस्ट कह लो कि ऑप्टिमल फर्म होती थी ना। ऑप्टिमल फर्म का मतलब वो अपने लीस्ट पॉइंट पे जाके प्रोडक्शन करती थी। बट ये एक ऐसी मार्केट है ना जहाँ पे जो फर्म होती है ना वो लीस्ट कॉस्ट पे काम नहीं करती है। भाई अपने को ना अपने प्रोडक्ट से ना 10% का मुनाफा मांगता है, 10% रिकवर हो गया हम हैप्पी हो गए। आई बात समझ में? तो क्योंकि प्राइस अपने हाथ में होता है, प्राइस अपने हाथ में होता है, तो हम क्या, हम एक पर्टिकुलर प्रॉफिट डिमांड कर रहे होते हैं, और अगर वो पर्टिकुलर प्रॉफिट हमें मार्केट से मिल गया होता है तो बात खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो फर्म्स को हम ऑप्टिमल फर्म नहीं बोल सकते हैं ना। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमें जितना प्रॉफिट चाहिए होता है, जब उतना प्रॉफिट हमें मिल जाता है तो उसके बाद हम फर्दर कॉस्ट को रिड्यूस करना बंद कर देते हैं यार, है ना? कितने बिस्किट हैं? उप्स, एक गिर गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 तो है, कौन 8 बोल रहे? बदनाम कर रहे थे यार, ये 5 ही का तो है। हाँ, ये तो फाड़ दिया मैंने यार। ₹2 वाला भी आता है, उसमें 5 होते हैं और इसमें 10 है। खाओगी बिस्किट? खाओगी? लो आओ, लो ले जाओ, सबको दे दो। एक एक इतना हम भी ले लेते हैं, बाकी तुम लोग ले लो। अब जितनों को मिल जाए मंगवाते हैं। अच्छा, चाय मंगवाते हैं, चाय मंगवाते हैं ना। चलो आओ यार, खिलाते हैं, सबको खिलाते हैं, कुछ मंगवाते हैं ना। ब्रेक नहीं हुआ है यार, तुमने बिस्किट गिनने के लिए मंगवाए थे तो मैंने। कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए यार। अच्छा आप देखो क्या कह रहे हैं? ये कहानी समझ में आई? अच्छा यार यहाँ पे देखो यार, फोकस करो यार, बिस्किट खाने हैं अब। MC कर्व बनाना है यार, ये MC कर्व बना हमारा। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब यार नॉर्मल प्रॉफिट कर्व बनाना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या बनाएंगे? जब AC इज इक्वल टू AR तभी तो नॉर्मल प्रॉफिट होएगा। तो ये P इक्वल टू D इक्वल टू AR, यानी कि ये अपना AR कर्व है, और जब यहीं पे हम AC कर्व बना देंगे तो फाइनली बन जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो बना दो AC कर्व, और ये बन गया हमारा AC कर्व। यहाँ पे AC ऐसे बनेगा तो U सेफ D, बट ऑफकोर्स हमें नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन को मेंटेन रखना है, तो AC AR को टच करना चाहिए और ऊपर से टच करना चाहिए यार, आई बात समझ में? तो ये बन गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पे देखो आप, AC इक्वल्स टू AR हो गए, तो ये क्या बन गया? नॉर्मल प्रॉफिट। बोल भाई, इतनी कहानी समझ में आती है? आ गई समझ में? पीछे आ रही है? कौन मांग रहा है? पीछे चाहिए क्या?
पीछे बेटा दे देना है ना, तो वो लोग भी अब आपस में यार बांट लेना यार, है ना, यही चाहते थे ना तुम लोग। अब ये कहेंगे हमें तो पार्ले जी मिला, इन्हें तो गुड्डे मिल गया यार। अच्छा आओ यार कॉन्सेप्ट कर लें। वो देखो ऑनलाइन वाले रो रहे हैं यार, मैम हमें भी भूख लगी है। ये घर पे बैठ के रो रहे हैं यार, हमें भूख लगी है। P इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू ए आर, है ना। ये अपना हो गया मार्शल रेवेन्यू कर्व और ये हमारा हो गया एमसी कर्व, है ना। लॉस की सिचुएशन नहीं, लॉस की सिचुएशन बनाते हैं, तो लॉस की सिचुएशन बन गई, ये हमारा एसी हो गया, तो ये जो शेडेड एरिया ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। आई कहानी समझ में। अब चलो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आप लोग बना के दिखाओ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आप लोग बना के दिखाओ। करो तुम लोग, यार तो बच्चों, थैंक यू। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सही है, सही है। ये क्या है, बनाओ 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 बनाओ। हम्म हम्म पाजी नालायक, हॉरिजेंटल डिमांड कर्व बनेगा या डाउनवर्ड डिमांड कर्व बनेगा। आधे तो पिछला छाप रहे हैं, बट पिछला परफेक्ट कंपटीशन था, है ना। बहुत बढ़िया, नकल की नहीं अकल की आवश्यकता होती है। दे देंगे यार, आगे रख के ले लेना भी, है ना। आदो ने सोचा कि मैम ने कल तो करवाए थे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वे बना देंगे, बहुत बढ़िया। ये एग्जाम दे के आया, इनका भी बना नहीं है, इनको तोड़ दूं यार मैं, इनको तोड़ दूं मैं, इनको तोड़ दूं मैं इनको। एग्जाम दे के आए अभी। बेटा मैंने मुक्का मार देना है, मुक्का मार दूंगी यार मैं तुम लोगों को। ये बिस्किट वहां से यहाँ तक आ गया, ये हमारा ही बिस्किट है। नहीं नहीं दे तुम लोग खाओ यार। थोड़ा एवरेज कॉस्ट को थोड़ा ऊपर भी जाने दो, ऊपर भी जाने दो। क्या हुआ दादा, ये क्या बनाए हो। अरे क्या बात है, गजब यार, शाबाश ना दे तुम्हें हमें। गलत, गलत बनाए, गलत बनाए, गलत बना है। ये बेटा सही बना है। ये कौन सा कर्व है, ये जो निकला हुआ है यहाँ से। अच्छा ये बनाया है तुमने, अच्छा देख के बनाया है। हाँ देख के बनाया, क्योंकि हमने तो ऐसे बताया नहीं अपने बच्चों को। सही बनाया, लेकिन देख के बनाया उसने। चलो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाओ। चलो फाइनली आज पहली बार बिना कहे ऑनलाइन वालों के भी मैसेजेस आए हैं और उन्होंने भी बना के दिखाया है। आज तो दिल खुश हो गया यार, ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब ने बना के दिखाया, और तो और सही सही बना के दिखाया है। डांटने का इतना अच्छा फर्क आ रहा है यार, कितना अच्छा लग रहा है यार। डिमांड कर पी डी, हाँ ए आर है ना, ये बन गया, सॉरी एम सी एम आर कर
MC कर और ये बनाया हमारा AC कर। ये जो शेडेड एरिया है ये क्या कराएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कर्व हमारे एवरेज कॉस्ट से एक्सीड कर जाएगा। आई कहानी समझ में? हाँ कोई मैम कर रहा है बताओ। बेटा ये देख लो, तुम लोगों ने अगर ऐसा ना बनाया हो तो ऐसा बनेगा, ठीक है? ऐसा ही बनाया है मैम। रोज डाटा करिए। ये रोज डांटेंगे तब ये रोज करेंगे ना, 15 मिनट आके डांटे हम, ठीक है बेटा रोज डांटेंगे हम। ये यहाँ तक कहानी आ गई खत्म समझ में? सुनो वहाँ पे से फिर से शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। सर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फर्म को क्या मिलेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस, एंड लॉन्ग रन में क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। आई कहानी समझ में? तो ये वाली बात सबको पता है आप लोगों को? यहाँ पे आ जाओ। शॉर्ट रन, सर शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होएगा, ऑफ कोर्स मैम वही होएगा MC इक्वल्स टू MR एंड MC कट MR फ्रॉम बिलो, है ना? आगे बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात करते हैं। एट अ शॉर्ट रन द फर्म मे बी मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेज विच कैन बी बेस्ड ऑन द AC कर्व, है ना? बट समटाइम्स लिखा हुआ है ना, देखो समटाइम्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेज ही होते हैं ना, बट समटाइम्स ऐसा होएगा, कुछ मार्केट सिचुएशन ऐसी होंगी जहाँ पे आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पे नहीं होएगा। तो ये बात को आप ध्यान रखना। यहाँ पे देखो, in monopolistic competition each firm does not have perfectly elastic demand curve for its product. Of course more सब्सटीट्यूट्स मोर इलास्टिक ना, तो 80 से 90 के बीच में अगर मार्केट में प्लेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स होंगे। जब एक प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स होते हैं तो हम कहते हैं मोर सब्सटीट्यूट्स मोर इलास्टिक ना, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं, इलास्टिक होएगी ना, बट है ना, डज नॉट हैव परफेक्टली इलास्टिक बट मोर इलास्टिक, डज नॉट हैव अ परफेक्टली इलास्टिक बट मोर इलास्टिक, ठीक है? एंड इज अ प्राइस मेकर मार्केट। ऑफकोर्स हमें पता है कि प्राइस मेकिंग मार्केट है, यहाँ पे जो सेलर होता है वो अपने प्राइस को खुद डिसाइड करता है ना? एंड हैज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। हाँ हाँ पता है पता है पता है। तो शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और शॉर्ट रन में लॉसेस भी हो सकते हैं यार, है ना? बट शट डाउन पॉइंट क्या होएगा, ये डिपेंड करता है जब हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब एवरेज रेवेन्यू से एक्सीड कर जाए तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, शॉर्ट रन कहलाएगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को ये वाली बात? आ जाओ लॉन्ग रन। अगर लॉन्ग रन होएगी तो नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे तो बहुत सारी फर्म इस मार्केट को देख के एंट्री करेंगी और दूसरी फर्म्स का प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और अगर लॉसेस हो रहे हैं तो फिर ऑफकोर्स हम एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है ना यार? तो लॉन्ग रन में चांसेस है कि हम लोगों को क्या होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है? इफेक्ट ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इफ फर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन देयर विल बी एन इंसेंटिव फॉर न्यू फर्म। तो यहाँ पे ना न्यू फर्म्स के लिए मोटिवेशन होएगा, ठीक है? As more firms enter, profits per firm will decreases as the total demand for the product will shared among the larger number of firms. This will happen or till all the profits are wiped away and all the firms earn only normal profit. और कहाँ मूव कर गए हम लोग, लॉन्ग टर्म में मूव कर गए। आई कहानी समझ में? इफेक्ट ऑफ लॉसेस फर्म मार्केट से निकल जाएंगे, ठीक है? Conclusion, thus in the long run all the firms in monopolistically competitive industry earn only normal profit. करो ब्लॉक में इस बात को कि in the long run सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही हम अर्न करेंगे। in the long run सिर्फ और सिर्फ हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेंगे। आई कहानी समझ में? नॉन ऑप्टिमम फर्म, हाँ 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 पता है पता है पता है। कौन सी मार्केट में ऑप्टिमम फर्म होएगी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। कौन सी मार्केट में नॉन ऑप्टिमम होएगी, मोनोपोलिस्टिक में। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जरा समझना ध्यान से। इन द लॉन्ग रन द फर्म हैज एक्सेस कैपेसिटी, यानी उसके प्लांट एंड मशीनरी जो होंगे आइडल होंगे, है ना? इट इज प्रोड्यूसिंग लोअर क्वांटिटी देन इट्स फुल कैपेसिटी लेवल। इन द अबव डायग्राम द फर्म कैन एक्सपैंड इट्स आउटपुट फ्रॉम Q1 to Q2। यहाँ पे देखो एक फर्म है जो यहाँ पे प्रोडक्ट को बना रही है। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे AC इक्वल्स टू AR हो गया है और वो क्या करे, इस प्राइस पे इस प्रोडक्ट को Q1 लेवल पे बेच रही है, जबकि AC का मिनिमम पॉइंट कौन सा है, तो इसका मतलब है हम Q2 लेवल तक आउटपुट कर सकते हैं, क्यों? लेकिन Q2 लेवल तक कह रहे हैं, हम जा ही नहीं रहे हैं। आई बात समझ में? तो हम कह सकते हैं हमारा जो प्लांट साइज है, वो जो प्लांट है वो आइडल पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है, हम उसे फुलर यूज नहीं कर रहे हैं। समझता है? बोलो हाँ। However, the firm will not to do since AR will reduce even more than AC, ठीक है?
सो अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन द फर्म इज नॉट एन ऑप्टिमम फर्म। तो यहीं पे कहानी हमें यही देखनी थी, इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक फर्म जो फर्म्स होती है वो ऑप्टिमम फर्म नहीं होती है। आई कहानी समझ में? हाँ, और फाइनली यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक मार्केट भी हमारी खत्म हो जाती है।